नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। नई एनडीए सरकार ने पहला आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में टैक्स में छूट दी गई है। बजट में उठाए गए कदमों के जरिए अगले 3 से 4 साल में 7 से 8% तक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इसके जरिए महंगाई, वित्तीय घाटा कम करने और चालू खाते के घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। नई एनडीए सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश कर दिया है। ये बजट एक संतुलित बजट बताया जा रहा है, जिसमें टैक्स में छूट के साथ साथ शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में ज्यादा फोकस किया गया है। आइए जान लेते हैं इस आम बजट की खास बातें। अब 2.5 लाख सालाना इनकम वालों को टैक्स में छूट है। वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख तक की आय पर छूट है। पीपीएफ में निवेश की सीमा 1 से 1.5 लाख की गई है। होम लोन में 2 लाख तक ब्याज की छूट मिली है। 5 आईआईएम हिमाचल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, राजस्थान में खोले जाएंगे। 5 आईआईटी जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल में खुलेंगे। 4 एम्स जैसी संस्थाएं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पूर्वांचल में आएंगे। रक्षा इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा 49% बढ़ेगी। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ का आवंटन हुआ। 100 स्मार्ट शहरों के लिए 7060 करोड़ आवंटित हुए। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए व्यय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। शहरी गरीबों के लिए होम लोन को 4000 करोड़ आवंटित हुए हैं। एशियन गेम्स के लिए ट्रेनिंग को 100 करोड़ आवंटित हुए। रक्षा के लिए 5000 करोड़ आवंटन हुआ। नेशनल हाईवे के लिए 37,800 करोड़ आवंटित किए गए। कृषि यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, राजस्थान में लाई जाएगी, जबकि हरियाणा और तेलंगाना में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लाई जाएगी। 200 करोड़ इन योजनाओं के लिए दिए गए। तो एनडीए का आम बजट कितना अच्छा और कितना बुरा है, जानने की कोशिश करेंगे आज हमारे पैनलिस्ट के साथ। स्टूडियो में मौजूद हैं आज के मेहमान, उनसे परिचय करा देते हैं। राजेश कुमार अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी हैं, भाजपा नेता है। मुकेश मल्होत्रा जी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता है। अजय जग्गा जी हैं, कानून के जानकार हैं। और हरबंश सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी, पहला सवाल आपसे, अर्थशास्त्री की नजरिए से बताएं हमें कि ये जो बजट पेश किया है एनडीए ने, वो कितना अच्छा है और कितना बुरा। थैंक यू नेहा जी, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है। ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था ये क्वेश्चन। एज एन इकोनॉमिस्ट अगर हम देखते हैं तो बजट में मेरे को कोई बहुत ज्यादा कुछ नया नजर नहीं आया है। वी मे टर्म इट एज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। क्योंकि अगर हम जो हमारा मेजर मुद्दा था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का, या जो अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण, स्थायित्व देने के लिए, उसको देने के लिए जो हमें कुछ कदम उठाने चाहिए थे, कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी, कोई विजन होना चाहिए था, कोई लॉन्ग टर्म जो अगले 5 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल, एक शॉर्ट टर्म विजन, मीडियम टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन, वो इस बजट में मेरे को विजिबल नहीं नजर आ रहा है। और काफी सारी चीजें, कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल सोर्सेज, राजस्व के और ज्यादा सोर्सेज पैदा करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? क्या हमने रेवेन्यू बढ़ाने का कुछ किया है? क्या हमने कोई कंजम्पशन घटाने की तरफ कहीं कुछ सोचा है? कि जो बड़ी बड़ी एसयूवीज हैं उनके बारे में, जो ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है, हमारा ज्यादा डीजल कंज्यूम कर रही है, इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल रही है, हमने क्या हमने सोचा है उसके बारे में? वो ऐसा कुछ मेरे को, जो कल हम मुद्दे डिस्कस कर रहे थे, वो नहीं मेरे को नजर आ रहा। जी जी जी, अर्थशास्त्री ने तो अपनी राय दे दी है। मेजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा ने इन सब सेक्टर्स को क्यों नहीं छुआ? जहां बात करें रेवेन्यू बढ़ाने की और ऊर्जा की ओर, उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया है। नेहा जी, मैं अर्थशास्त्री जी के विजन का आदर करते हुए कहूंगा कि बजट में कुछ नया नहीं है। अरे भाई, बजट तो जितनी बार भी बजट आएगा उसके हेड तो यही रहेंगे, इतना खर्च करना है, इतना यहाँ लगाना है, इतना इनकम है, इतना कुछ है। चलो, उनकी अपनी, पर यहाँ यूपी की नीतियों से किस तरह से अलग है? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि यूपी की नीतियों से तो मुकाबला किसी हालत में भी नहीं हो सकता इन चीजों का। कि जो चीज 2004 में हो जानी चाहिए थी, आज हमें 2014 में करनी पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर भाई साहब के नेतृत्व में ये जो बजट आज पेश किया है, ये ऑल इंक्लूसिव है।
इसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर किसी का ख्याल रखते हुए, हर एक मुद्दे को टच करते हुए, कहां तक पश्मीना कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहां दरी बनाने की, जो जमीन में बिछाने वाली दरी, वो कानपुर की बात कर रहे हैं। जो कॉमन मैन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं, आटा सस्ता हो गया, खाने का तेल सस्ता हो गया, अरे दवाई सस्ती हो गई, फ्री ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, फ्री डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं, जूता सस्ता हो गया, स्टील सस्ता हो गया। अब आप हर एक चीज को तो सस्ता नहीं कर पाएंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एफडीआई की बात यूपीए वाले करते थे और वो नहीं आती थी, मैं उनसे इस वक्त मुकाबले की कोई बात ही नहीं करना चाहता हूं। वो एफडीआई को एक जो डर पैदा कर दिया गया था कि मैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दूंगा, आज हमारे वित्त मंत्री ने बड़े क्लियर तरीके से कह दिया कि वो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो एनाउंस, वो डर लगता है कि पता नहीं मैं आऊंगा जैसे यूपी वाले करते थे, आज आगे भैया, और उसका जो बेचारा पैसा सारा का सारा। तो ये जो चीजें आज हमारे इस बजट में आए हैं, मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया बजट कभी भी नहीं हो सकता। जी, कांग्रेस की राय लेना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि भाई कोई कुछ भी नया तो एनडीए की सरकार में पेश नहीं हुआ, नीतियां आपकी ही हैं। बिल्कुल, ये निराशाजनक बजट है। मैं इसमें दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। जो भी देश की इकोनॉमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़रूरी है, जबकि इस बजट में इन्होंने फर्स्ट बजट है, कोई भी ऐसा लॉन्ग रन पॉलिसी नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। अगर हमने बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने हैं वो ठीक है, मगर उस इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए जो हमारा रूरल तबका है, जो हमारे रूरल तबके के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए पहले प्रोवाइड कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अगर रूरल बच्चे उठ के ऊपर आएंगे तो ही बड़े इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन करेंगे। निराशाजनक। उसके साथ साथ जो भी हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर के अगर हमने ऊपर बड़े हॉस्पिटल खोलने, उसके साथ जो रूरल सेक्टर है, जो हमारे गाँव में, वहाँ पर सेक्टर को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जी जी, मेजर साहब लौटेंगे, लेकिन जगह साहब से भी उनकी राय लेना चाहेंगे। आप कैसा पाते हैं आज के बजट को? कितना आशा पैदा करता है लोगों में और कितनी निराशा? मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो ये एनडीए सरकार का पहला बजट है, और जैसे हैंड ओवर टेक ओवर चार्ज होता है वो समय अभी अभी खत्म हुआ है। तो इन्होंने अपने पहला बजट पेश किया है। जितना बजट अभी आज पेश किया गया, मैं समझता हूँ जिन हालातों में बजट आया है उस बजट में कोई बुराई नहीं है, और मुझे उससे आने वाले समय में एक जो है पॉजिटिव चीज नजर आती है। लेकिन जैसा कि अर्थशास्त्री साहब राजेश जी बता रहे थे कि रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस नहीं किया। तीन चार केंद्रीय बिंदु हैं जो चर्चा में आ रहे थे। सबसे पहले इसमें जो स्वागत करने वाली बात है वो ये है कि 2000 करोड़ रुपया गंगा माँ के लिए रखा गया, आज तक कहीं नहीं रखा गया। अगर हम अपनी जो गंगा माँ या जो हमारी चीजें हैं उनको पहले नहीं किया गया, जो अच्छे आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया, तो हमें केवल नकारात्मक सोच रखने के लिए नहीं करना चाहिए। नंबर 2, उसके बाद बात हो रही थी कि गांव के लिए क्या किया गया। उसके अंदर मैं देख रहा था तकरीबन 3600 करोड़ रुपया जो है वो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स के लिए किया गया है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो मैक्सिमम गांव में हो रही थी, तो उसके लिए जो पानी का प्रावधान किया गया है वो रूरल सेक्टर के लिए किया गया। उसके अलावा 500 करोड़ रुपया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस के लिए किया गया। आज की डेट में जब हम बात करते हैं, जब मैं अमेरिका जाता हूं तो मुझे यह लगता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है जहां तक आईटी का सवाल है। वही आप गूगल वहां करते हैं, वही आज इंडिया में करते हैं। तो गांव में ये जो एजुकेशन थ्रू कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड जाएगी, ये घर घर में धीरे धीरे मिनट में पहुंच जाएगी। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है, सारे हिंदुस्तान में सब चैनल पर जो लोगों को मिल रहा है, चाहे 5000 से लेके 36,000 तक की छूट है, उसकी आज चर्चा जो है वो हर जगह पे हो रही है। बहुत ज्यादा नकारात्मक बिंदु मुझे नहीं नजर आए हैं। चर्चा के अंदर भी मैं समझता हूं कि जो हर आदमी जो है, जो अर्थशास्त्री है, उसकी नजर में जैसे राजेश जी के को बहुत ऑप्टिमम बजट है, वो उस ऑप्टिमम बजट में वो नहीं फिट बैठ रहा होगा। जी जी, हरबंस जी आपकी राय लेना चाहेंगे कि एक जर्नलिस्ट के नजरिए से आप कहां पाते हैं आज की बजट को? मुझे तो एक बात का अफसोस होता है कि अगर हमारे बड़े राष्ट्रीय दल कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति अगर स्थापित कर पाए तो कितना अच्छा होता। उदाहरण के तौर पे एफडीआई की बात ले लीजिए। डिफेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सेक्टर है जी। इस क्षेत्र में सबसे पहले एफडीआई लाने की बात 2001 में की थी। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि किसकी सरकार थी तब योजना ये बनी थी कि 100% जो है प्राइवेटाइजेशन जो है डिफेंस सेक्टर्स में कर दी जाएगी, जिसमें जो है 24% जो है एफडीआई आ सकती है। 2001 में यह नीति बनी, 2004 तक एक ढेला नहीं आया
ना प्राइवेटाइजेशन के नाम पर और ना एफडीआई के नाम पर। यूपीए सरकार आई, यूपीए सरकार ने जो है उसने अपने हिसाब से उस योजना को बदला और ये कहा कि भाई 26% जो है वह एफडीआई इसमें जो है लागू होगी जी। वो भी नहीं हुआ। उसका बड़ा सिंपल कारण है, अगर दोनों दल जो है, तब जो है जब एनडीए ने बात कही तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया, जब कांग्रेस ने बात कही तब जो है भाजपा ने उसका विरोध किया। आज भी हम वही देख रहे हैं कि आज एंटनी ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए 49%। एंटनी जैसे नेता जब इस तरह से बयान देते हैं तो नहीं, मैं अपनी बात पूरा कर लूं इसमें कि ये महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस मुद्दे पर किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई एफडीआई क्यों नहीं आती। आप नियंत्रण अपने पास रखना चाहते हो, पैसा दूसरा लगाए, नियंत्रण आप अपने पास रखना चाहते हो, उसको आप ये भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहते कि वो प्रोडक्शन कितनी करेगा, प्रोडक्शन कितनी होगी ये भी आप तय करेंगे, उसके बाद वो कहाँ बेचेगा ये भी आप तय करेंगे। जब ये सारी बातें होंगी तो एफडीआई नहीं आएगी। दूसरी बात आ गई जी, तो इस मुद्दे पर डिफरेंसेस वो उनके पास हैं क्योंकि वो अपने हित, शायद वोट बैंक के हित पहले देखते हैं और विरोध के लिए करते हैं जी, राष्ट्र हित अलग बात के लिए देखते हैं जी। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फूड इन्फ्लेशन के रोकने के लिए इस बजट में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? एक्चुअली सिर्फ एक एक्साइज में कुछ डिस्काउंट इन्होंने दिया है जिससे कि फूड प्राइसेस अफेक्ट होंगे, जैसे बेनिफिट साइड पे अफेक्ट होंगे, आपका घी सस्ता होगा या ऑयल सस्ते होंगे, कुछ पल्सेस सस्ते होंगे, कुछ और चीजें हो सकती हैं। कुछ इन्होंने रिसर्च पे डेवलपमेंट में भी इन्होंने जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश होगा, बट इट इज ए लॉन्ग टर्म। एक साल में तो यूनिवर्सिटी नहीं बनता ना, स्टाफ नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी नहीं, तो इट विल टेक अनदर 3, 4, 5 years बाय द टाइम देयर टर्म is over and somebody else or they may or somebody else, वो दोनों में से कोई ना कोई इसको करेगा। लेकिन जो मेजर मुद्दा है आज ये है कि हमारा जो वी आर एट सब 5% ग्रोथ लेवल, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है हमारा, और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम गवर्न हो रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी 3.6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, बजट में ये क्लियरली बजट के फिगर हैं ये। अगर इन सब चीजों को देखें तो हमारे लिए इस टाइम जो सबसे अहम मुद्दा है वो है अपना आर्थिक स्थिरीकरण करना, स्टेबलाइजेशन की बात करना है, हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। जो मैं पिछली बार भी मैंने एफर्ट किया था कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने बजट में क्या किया। तो ये जो डबल डिजिट का जो इन्फ्लेशन जा रहा है उसको रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि आज के बजट में कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। नहीं, मैंने तो कोई स्टेटमेंट ना तो सुनी है ना पढ़ी है, बजट मैंने देखी है, कुछ एनेक्सेस भी देखे हैं और उन सबको देखने के स्टडी करने के बाद नारे साहब, आपका नजरिया जानना चाहेंगे कि क्यों महंगाई पर उतना इंतजाम नहीं कर पाई है एनडीए सरकार? इससे पहले तो आपने भी जिक्र किया हमारे पुराने डिफेंस मिनिस्टर साहब का कि जब वो स्टेटमेंट देते हैं जी, मैं तो उसको आगे तक कहता हूं कि जब तक शहजादा साहब पार्लियामेंट में सोते रहते हैं तो उनसे उम्मीद तो हम यही करेंगे कि ऐसा ही स्टेटमेंट देंगे। नहीं, उन्होंने जो दी वो वही है जो आप देते रहे कल तक आप वही बोलते हैं। मैं वो कहना चाह रहा हूं कि आपका जो तो ना उनको सुनाइए, आप भी जानिए। नो एफडीआई का मुद्दे से हटिए मत, मुद्दे पे रखिए बात, मुद्दे से बिल्कुल नहीं हट रहे। हम कह रहे हैं कि एक रंगीन चश्मा पहना हुआ है उसको उतारिए और जो आपने महंगाई की बात की है, जो महंगाई की बात की है, महंगाई जो है तब कम होगी जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। कंजम्पशन तो होगी, आपने सब्जी खानी है, आपने रोटी खानी है, उसके लिए सही उन्होंने कहा कि वो ये 8 महीने में नहीं हो सकेगी। ये बजट 1 साल का नहीं है तो 8 महीने का ही है, लेकिन बुनियाद तो 8 महीने में रखी जा सकती है। हाँ, तो उसको बुनियाद के ऊपर आप भूल गई हैं कि वो जो एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है कि अब किसानों को उर्वरक या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी, अब देखता हूं गांव में जाके कि मैं गांव से ही आता हूं, बोरे के बोरे जो है वो लोग पहले तो बोरे के बोरे उर्वरक डाल रहे हैं। अब हम टेस्ट करके किसान को बोलेंगे भैया कि तू इतना सारा डाल, और उसके ऊपर जी, तो उस रिसर्च में तो काफी वक्त बातें साफ होने की स्थिति शुरू हुई थी महंगाई को लेकर। हाँ, महंगाई को कि मैंने कहा महंगाई तभी कम होगी नेहा जी जबकि हमारी प्रोडक्शन बड़ी होगी। इस वक्त हम खाद्यान्न की बात कर रहे थे, तो खाद्यान्न की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तभी महंगाई कम होगी। अगर हम पैदा 1 किलो कर रहे हैं, कंजम्पशन 5 किलो चाहिए, तो उसके लिए हमारी सरकार ने जो खाद्य नीति के बारे में सॉइल टेस्टिंग की बात जो सिर्फ जिफी में हो जाती है और उर्वरक
किसान का अगर जो इनपुट उसमें अगर कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन उसकी उस बराबर से हो जाएगा। उसके बाद एक चैनल जो है एग्रीकल्चर, हाँ सब वो टेक ओवर कर लेंगे। मैं इनफैक्ट जैसा कि ये कह रहे हैं, खाली इतना ही काफी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो जो सबसे ज्यादा महंगाई किस चीज से अफेक्ट होती है? महंगाई अफेक्ट होती है ऑयल प्राइसेस से जी। अब मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग ए ड्यूल फ्यूल प्राइसिंग हेयर, कि दो तरह का फ्यूल प्राइस हो, एक उन लोगों के लिए जो आम आदमी है और जो आम यूज के लिए कंज्यूम करते हैं, एक उन लोगों के लिए जो लग्जरी की तरह यूज करते हैं। अच्छा जी। जो लग्जरी की तरह यूज करते हैं। तो डिफाइन करना शायद मुश्किल होगा। एसयूवीज जी पेट्रोल पंप अभी मेरे को नहीं पता है कि कंट्रोल करेगा फिर तो ठीक है। अगर आपने ऑयल का कम कर दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं होता है सर। अगर आपको 12 सिलेंडर मिल रहे हैं तो आप 13वां सिलेंडर हमारे से 1200 रुपए का ले रहे हो। एज ए कॉमन मैन मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर आप एसयूवी में पेट्रोल डलवाने जाओगे, उसको पता है कि आपको वो कम में नहीं दे सकता, कैमरा लगा हुआ है एंड देयर आर मेनी थिंग्स। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी बात आती है उसमें। उसके लिए भी जैसे आप उम्मीद कर रहे थे कि एसयूवी जो आप बोल रहे हैं वैसा इस बजट में कुछ नहीं है। मुकेश जी, जब आपकी सरकार थी, 10 साल आपने राज किया, तब भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अछूता रहा था। यहाँ तक कि तब भी जो हेल्थ सेक्टर था वो भी अछूता रहा था। और अब आप क्यों हेल्थ सेक्टर छूटा रहा? कांग्रेस सरकार ने हेल्थ सेक्टर में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं ये कांग्रेस सरकार के रूप में बने हैं। जितने भी रूरल सेक्टर में कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हॉस्पिटल्स खुले हैं वो भी कांग्रेस की सरकार में खुले हैं। नरेंद्र मोदी जब भाषण देते थे हम देश में ये करेंगे, अब उसके बाद इन्होंने एक भी लेक्चर नहीं ऐसा दे रहे जिसमें कि लोगों की आशाओं को पूरा कर सकें। अगर इन्होंने ये बजट पेश किया, पहले तो एग्रीकल्चर को रिवाइव करने की पॉलिसी होनी चाहिए। हमने अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर लेके जाना है तो सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर या दूसरी चीजों से अलावा उनको एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनानी चाहिए, जो कि इस बजट में बिल्कुल भी दिशाहीन है। यूपीए का थर्ड टर्म आता तो शायद ये सब चीजें हो जाती। जगह जी उसके साथ कंटिन्यूटी बनती है, जो इसमें रह गया तो इनको ये कंप्लीट करना चाहिए था। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी को भाषण देने की जरूरत नहीं। जगह जी, आपको लगता है कि जो हेल्थ सेक्टर की बात उठ रही है, ये एक्चुअली ये जो बजट आया इसका एक सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि मैं जो ऑपोजिशन के लोग थे कांग्रेस के, उनका इसके ऊपर जो उनका क्रिटिसिज्म आया वो सारा देख रहा था। तो उसका जो मेजर क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन पार्टी का था वो ये है कि इन्होंने हमारी नीतियों को आगे बढ़ाया है। ये स्पष्ट बात है, सभी चैनल पर आ रही है। इससे एक बात स्पष्ट ये होती है कि या तो ऑपोजिशन उस बजट को डाइसेक्ट नहीं कर पाई, या उस बजट में कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है और वो सिर्फ ये कहना जी हमारी नीति आगे बढ़ाई है। इसका मतलब कि जो बजट है उसमें ये एक खामी निकाल रहे हैं कि हमारी नीतियां आगे बढ़ा दी, लेकिन बजट में क्योंकि उन्हीं नीतियों की आलोचना करके तो ये सत्ता में आए। मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि जो यूपी की पॉलिसीज थी, नीतियां थी, वो बिल्कुल ठीक पॉलिसीज थी। इंप्लीमेंटेशन कैसे अब मनरेगा की बात करना चाह रहे हैं आप लोग। दूसरी बात ये एक सकारात्मक अप्रोच है कि कांग्रेस की नीति है इसलिए उसको रद्द कर दो। ये मैं आपको जो पॉजिटिविटी की बात कर रहा था यही बात कर रहा है, कांग्रेस ने लगाई है गलत है उखाड़ दो। दिस इज नॉट द इशू। इशू ये है कि अगर कहीं से सकारात्मक चीज आ रही है उसको चलने दो, तो इससे ज्यादा कोई नहीं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है वो बात। आपको लगता है जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट ही दो ऐसे सेक्टर्स हैं, जो दो ऐसी जगह हैं जहां पर काफी कुछ मिला है आम बजट में? आपको तो खुश होना चाहिए, आप जम्मू से आते हैं। सच्चाई ये है कि अगर ईमानदारी के साथ ये सारा काम किया गया होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन हो रहा है ये भी अच्छी बात है। जैसे पश्मीना है, पश्मीना वास्तव में ये ऐसा सेक्टर है कि जिसको सहायता की ज़रूरत है। लद्दाख और जिनको जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता है, लद्दाख और तिब्बत में जब जम्मू कश्मीर की फौजें जो है गई थी 19वीं शताब्दी में, उसका मुख्य कारण जो है पश्मीना था। पश्मीने के व्यापार को जो है उससे वह लाभ उठा सकता था जो पश्मीना का पश्म जो है, उन भेड़ों का जो ऊन जो है जो उपलब्ध करवा सकेगा। और वो जो है लद्दाख और उसके ऊपरी हिस्सा जो तिब्बत का कुछ हिस्सा था, वहाँ से जो है अक्साई चिन्ह, वहाँ वो भेड़ें होती हैं, उनके लिए किया गया था ताकि ये जो है व्यापार जो है यह समृद्ध हो और इसमें सरकार को आय आती रहे। आज भी इसकी बहुत मांग है और नकली पश्मीना कितना आता है, हम टीवी पे ऐड वगैरह भी हम देखते हैं। उस सेक्टर को सहायता की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट उसको भी बेहद जरूरत है। कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी समस्या वहाँ पहले जो है कनेक्टिविटी की है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल चैनल भी शुरू हुआ है, बहुत प्रोविजन भी किया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कुछ चाहिए क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि
एथनिकली कई मायनों में वो हमसे अलग हैं जी, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी सरकार और बहुत ध्यान दे रही है, कई नॉर्थ ईस्ट के कारणों ऊपर से बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। क्योंकि अच्छी बात है। कई कारणों से जो है वह अपने आप उसके को लिए कई बार स्पेशल अलग मिनिस्ट्री बनाई अलग थलग जो है वह भी महसूस करते हैं। बड़ा जरूरी है कि उनको जो है इंटीग्रेट जो है पूरी तरह किया जाए। जी जी, उसके लिए यह स्वागत की योग्य बातें हैं। Thank लेकिन you। एक बात जो आप जो कह रहे थे स्वागत कहा कि कृषि वाला जो है बड़ा ढोल पीटा जा रहा है जी कृषि का। जी जी, बिल्कुल जी। आप जितना मर्जी कर लीजिए, बेहद अधिक उत्पादन जो है आप कर लो। जी। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब भी बहुत उत्पादन हुआ था पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में, लेकिन अगर आप किसान को उसके उत्पाद की कीमत नहीं दोगे बिल्कुल तो उस प्रोडक्शन का क्या फायदा किसान को? आपको तो जी, फायदा हो सकता किसानों है। की दशा सुधारने और के लिए वो क्या सरकार किया ने जा क्या किया? सरकार ने 50 रुपए बढ़ाए, जबकि उनका वादा था कि वह जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का 50% लाभ जो है वह किसानों को मिलेगा, वह नहीं दिया उन्होंने। और आप बात कर रहे हैं कि हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, यानी ये पाखंडियों वाली बात है। इसमें एक और बात इनके वर्ड्स पे तो मैं समझता हूँ कि परमानेंट से उम्मीद यही कर सकता हूँ कि ऐसे ही वर्ड बोलेंगे। मैं चैनल पे नहीं चाहता था कि पत्रकार पाखंडी वर्ड बोले, पर मैं उम्मीद इनसे ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही वर्ड बोलेंगे। अगर मैं सुनता आता रहा और बोलने का मैं अनबायस्ड व्यूज की अगर बात करते हैं तो दो चीजें, एक तो इन्होंने ब्लैक मनी के बारे में क्वेश्चन तो रेज किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ब्लैक मनी कहाँ कैसे वो प्रिक्योर करेंगे, और एटलीस्ट एक टारगेट देते कि 200 करोड़ तो हम लाएंगे इस साल। जी, सबको पता है कि ब्लैक मनी कहाँ पे है, वो टारगेट देते बजट के रेवेन्यू रिसीट में एक मिनट, टोटल ब्लैक मनी का 80% इंडिया में है। एंटीसिपेटेड कम से कम एंटीसिपेटेड फिगर ये तो दिखाते हैं कि 80% हम 200 करोड़ लेके आएंगे। मेरे आर्थिक नंबर वन समझ नहीं पा रहे हैं कि ब्लैक मनी की इसका हिस्सा नहीं होता। दूसरा जो वो रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू में मददगार होता है। इंडिया में 80% पोस्ट का ब्लैक मनी है, बाहर तो नेहा जी एक और पॉइंट इसमें, दूसरा पॉइंट है इनकम इनइक्वालिटीज। ये जो आर्थिक जो दशा में कंडीशंस में फर्क है लोगों की पॉपुलेशन की, 5% एक तरफ है, 70% एक तरफ है, 25% बीच में लटका हुआ है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटीज कम करने के लिए क्या है बजट में? तो 60 साल से भुगत रही है ना सारी इसको कंट्री। अगर आप बोल दे रहे हो तो गवर्नेंस तो वी वांट टू चेंज इन गवर्नेंस। तो क्या 5,000 रुपए का भी हमने कंसेशन दिया और 36,000 का भी कश्मीरी पंडितों के लिए वादा भी किया था मोदी सरकार ने। भुगत क्यों रही है कांग्रेस? जी, जो मुकेश जी, जो अपने नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट मैं डिफेंस के साथ रिलेट करना चाहूंगा, वो सबको ठीक भी लगेगा। जब हमने डिफेंस बजट दिया तो ऐसा कुछ प्रावधान आगे होना चाहिए जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है, तो चाइना अपने जो बॉर्डर के साथ है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रहा है, रोड्स भी, लेन लाइंस भी और एयर पट्टीज भी बना रहा है। इस प्रकार डिफेंस बजट में आगे आने वाले समय में ये होना चाहिए कि जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है उस पे डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए, चाहे वो रोड्स के संबंधित हैं या हमारे एयरपोर्ट्स जो डिफेंस के रिलेटेड हैं या सड़कें हैं, ताकि जो हम चाइना की बराबरी कर सकें। एलोकेशन ऑफ द निराशा लग रही है। जीएसटी लागू करने की बात कही जा रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहिए कि ये कितना लाभकारी साबित हो सकता है? बताइए, आप बता दीजिए। जी, अच्छा, नहीं आपसे पूछा था पर मैं पता। हाँ, नहीं, जीएसटी बहुत लाभकारी चीज है और इसको जितना भी जल्दी हमारी सरकार इसको चालू कर सारे स्टेट, बिकॉज ये स्टेट सब्जेक्ट है और सारे स्टेट्स को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि जितना भी जल्दी हो इतना इसको लागू किया जाए। देश के लिए बड़ा डिफरेंशियल रेट ऑफ टैक्सेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, जी जी, उससे एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें थोड़ा सा पिलफरेज ज्यादा हो जाता है कि इधर से सामान उधर जाएगा, वहां पे कम टैक्स है, वो जो जमाखोरी और जी काला बाजारी को बढ़ावा उन चीजों को थोड़ा सा जी। तो वहां फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर जीएसटी साल के अंत तक लागू हो जाएगा तो महंगाई पर अगले साल में हम काबू पा अगर हम सकेंगे। पिछली सरकार की बात करें, वो भी एक ऐसी कोई स्कीम थी जो पिछले 5 साल से बताते आ रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में, लेकिन वो भी कभी लागू नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं जीएसटी का क्या होता है। सनवारी सर, एक सवाल ये भी है कि ऊर्जा की बात करती रही है बीजेपी, लेकिन जब अपनी सरकार आई तो ऊर्जा सेक्टर पर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि इराक में तेल का संकट आप जानते हैं, फिर भी क्या किया गया है इस सेक्टर के लिए? देखो नेहा जी, इराक का तेल का संकट बहुत जेन्युइन बात है और वो हमारी पावर भी नहीं है कि हम उस संकट को खत्म कर दें, लेकिन बात सही है कि हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ प्रोवाइड भी किया है। आपने रेलवे बजट में भी देखा होगा कि अब हम लोग पिछली बार मेरे साथी कहने चाह रहे थे कि डीजल के ऊपर ही हमें जोर देना चाहिए, तो हमारा ये है कि डीजल से बाहर निकल के आना पड़ेगा हमको और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो है एनर्जी के बारे में बहुत कुछ करना पड़ेगा।
और उसके बारे में हमारी सरकार बहुत ही कार्य करता है। इराक के ऊपर तो किसी को भी हाल और काबू नहीं हो पाता है, तो पूरा का पूरा ध्यान जो है अल्टरनेटिव सोर्स। जिन विदेशी कारणों को आप बता रहे थे जी मुकेश, इस फर्स्ट तो इनके पेट्रोल के बारे में, जब भी कांग्रेस की सरकार थी, जब पेट्रोल के रेट्स इंक्रीज होते थे तो अपोजिशन यही शोर मचाती थी रेट इंक्रीज हो गए, तो कांग्रेस कहती है ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब वही रेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी यही कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जब रूलिंग में बैठे हो तो आप कुछ और चीज को अपोज कर रहे हो, जब आप अपोजिशन में हो तो किसी और चीज को अपोज कर रहे हो। नहीं मानते थे कारण, लेकिन अब मानने लगे हैं सरवारे साहब। देखिए, मैं विदेशी इनके जो रेट्स इंक्रीज की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं कि हम इनको अपोज करते थे, अब उसको अगर तर्क संगत तरीके से आप उसको बढ़ा देना चाहते हैं, अब उसी बात को लेकर चलिए कि वो जो परसों रेल बजट में आप मेरे से पूछ रही थी कि इन्होंने बढ़ाए और लगाने पड़े हमको, तो इस तरह की अगर बातें ये करेंगे तो जनता को, लेकिन इसमें करने की बात नहीं, मैं अपनी बातें, लोग रिजल्ट चाहते हैं, लोग रिजल्ट चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी रेट बढ़े तो आपने कहा इंटरनेशनल मार्केट, हमने कहा ये उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अब आप उस काम को करके दिखाइए जो कांग्रेस नहीं करके, फिर तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप उस काम को नहीं कर सकते, संगति करोगे। हरबंस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये विदेशी कारण जब कांग्रेस कह रही थी तो बीजेपी को कबूल नहीं था, अब वो इराक संकट और मॉनसून का हवाला दे रहे हैं। जी हरबंस जी, इसमें फ्यूल के मामले में जो है, ऑयल के मामले में स्पेशली, एक तो मैं दोबारा दोहराता हूं कि मुझे नीतियों में जो है कोई अंतर नजर नहीं आता जी। कांग्रेस की और भाजपा की, यूपीए की और एनडीए की नीतियां। सिर्फ रोड रिवर्सल जरूर हुआ है कि कल जो विरोध कर रहे थे आज वो कर रहे हैं, कल जो कर रहे थे वो आज विरोध कर रहे हैं। ऑयल की जहां तक बात है, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है, ये सभी जानते हैं। वो बढ़ेगा तो इनको बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ हम भूल जाते हैं वह यह है कि जिस रेट पर आता है यहाँ पर, उसके बाद राज्य जो है, हर राज्य अपने अपने तरीके से उस पर टैक्स लगाता है। केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, राज्य सरकार टैक्स लगाती है। वो जोड़ के अगर हम देखें तो न्याय संगत नहीं है जी। बिल्कुल। सरकारें अगर चाहे, पार्टी जो मर्जी हो, लेकिन सरकारें अगर चाहें तो ऑयल की कीमत जो है, पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत जो है स्टेबल ही नहीं, कम कर सकती है। पर ये नहीं करते क्योंकि उनके पास अपने आप जो है राजस्व के साधन जुटाने का तरीका नहीं है। तो ये उनको सीधा साधा तरीका दिखाई देता है कि पेट्रोल तो लोगों ने यूज करना है। सबसे सस्ता पेट्रोल आपको मिल रहा है। सही कह रहे हैं हरबंस जी जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री हूं। चंडीगढ़ में जो पेट्रोल 73 या 74 रुपए है, आप नेक्स्ट डोर 5 किलोमीटर जाइए आपको वो 81 या 82 रुपए। तो दिस इज अनफेयर। जबकि फॉर एग्जांपल पंजाब जैसी स्टेट जो हरियाणा में कम है, चंडीगढ़ में ज्यादा, पंजाब में और ज्यादा है। ये कल जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था उसमें ये बता रहे हैं कि 40% जो हमारा इम्पोर्ट है, टोटल इम्पोर्ट का जो शेयर है वो फ्यूल से है, और उसमें 37% शेयर है वो है पीओएल, पेट्रोल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, और 3.6% है वो है कोल। जब हमारे को पता है कि हमारा मैक्सिमम जो कंजम्पशन है इंपोर्ट्स के अंदर दैट इज फ्यूल, तो हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था करना तो चाहिए था, लेकिन इस बजट में वैसा तो नहीं है जी। सही कह रहे हैं। तो लेकिन सनवारे देखिए, जी नहीं आप देखिए इसके कॉन्ट्रेरी, अगर आप ये फिगर सारे देखते हैं, उसके बाद हम थर्मल पावर प्लांट्स को ही और आगे ला रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे पास कोयला इतना नहीं है, हमें कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, जो पीओएल है, पीओएल में जैसे कि मैंने पहले भी बात की, ड्यूल प्राइसिंग, जो आपके असेंशियल हैं और जो नेसेसरी चीजें हैं उसका प्राइस कम होना चाहिए, जो लग्जरीज है उसमें प्राइस ज्यादा होना चाहिए। देखिए ये तर्क संगत नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है कि आप सब्सिडी का फायदा दूसरे आदमी का फायदा कौन लेता है? इंडस्ट्रियलिस्ट। Who is gaining from this? It is only industrialist who is gaining from this. जो नीचे क्लास है वही लाभ उठा रही है। नीचे वालों को कुछ फायदा नहीं होता है। लार्ज फार्मर है उसको आप टैक्स नहीं लगाते हो, दो ही प्रोड्यूसिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, बट उसको कोई टैक्स नहीं है। ही इज लिविंग इन अ फार्म हाउस। समाज की जो क्लास है, श्रेणी है, वर्ग है, उसके हिसाब से जो टैक्स सिस्टम है, ना ही उसमें रिफॉर्म्स की बात कही गई है, ना ही रेवेन्यू सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स की बात कही गई है। मेजर साहब नहीं, अभी जैसे राजेश जी ने बताया कि पीओएल ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट का बर्डन हमारे ऊपर है, और जितना ये कम हो, बिल्कुल बंद तो कर नहीं सकते, इसको कम करें या कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करें। ताकि इनको नॉलेज के लिए ये बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोयले की कोई कमी नहीं है।
मेरे हिंदुस्तान में कोयले का रिजर्व 300 इयर्स तक चलने के लिए काबिल है। ओनली प्रॉब्लम है कि उसको हम रिफाइंड करके काम करने के काबिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बदकिस्मती से 60 साल तक जो जिस तरह से गवर्नमेंटें रही, पैरालिसिस में रही वगैरह वगैरह। अब जो बीजेपी की अटल बिहारी गवर्नमेंट भी थी, उन्होंने वहां क्या किया? मैं जस्ट आपने बात छेड़ी डिस्कशन में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने क्या उसमें किया? मैं पीओएल की बात कर रहा हूं। अभी जो अब जो पीओएल को कम करने में इथेनॉल का यूज करना शुरू करने के लिए हमारी पॉलिसी बनी है, जो आप शायद मेरे से सहमत होंगे। तो इसको पूरा तो बंद किया नहीं जा सकता। अब मेरे साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी एसयू वालों को तो महंगा दो और ड्यूअल प्राइसिंग जो है, तो वो सारा इंडस्ट्रियलिस्ट को सर, इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज्यादा डीजल वही यूज कर रहे हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस मुताबिक से करके मैं तो वही कहना चाह रहा हूं कि ये तो सबको मिल करके स्टेट्स एंड सेंटर, हमें तो कॉमन पूरी कंट्री का देख रहे। फिर मैं वही कहने के लिए कहना चाहता हूं कि गोवा में जहां हमारी सरकार चल रही है वहां चीपेस्ट पेट्रोल मिलता है। मुकेश जी आखिर जब आपकी सरकार होती तो वो कौन से सेक्टर्स होते जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान आप देते लेकिन एनडीए नहीं दे सकी है? मैंने पहले भी बात की, सबसे चाहे कोई भी सरकार हो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान तो देना आपको पड़ेगा। ऐसा लगता है कि नौकरियों के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ? क्योंकि युवा जो है परसेंटेज हमारे देश में सबसे ज्यादा है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट जो पढ़ लिख कर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारे रूरल और बेसिक हेल्थ और एजुकेशन बेस से शुरू होना चाहिए। सपोज हमने एयरपोर्ट नहीं बनाया मगर एरोप्लेन बना दिया, उसको बेनिफिट नहीं। हमने हायर लेवल पे स्कीम बना दी, बेस हमने बनाया नहीं, एयरपोर्ट नहीं है उड़ने के लिए, तो उड़ान कैसे भर सकेंगे? तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जब तक स्ट्रांग नहीं होता तब तक ऊपर हम डेवलप नहीं कर सकते। एक में सबसे जरूरी पॉइंट जो सब पार्टियों ने मिलकर चलना चाहिए, आगे सब पार्टी मिलकर जो भी हमारी ग्रोथ है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए। जब तक हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं होगा तो जितनी भी हमारी स्कीम्स बन रही हैं उसका फ्रूट सब तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए सब पार्टीज को मिलकर कोई ऐसा एक नेशनल एजेंडा बनाना चाहिए जिसमें कोई भी पॉलिसी, हम इतनी इमीडिएटली तो नहीं फाइनल कुछ कर सकते, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ताकि वो जो फायदा है जो हम स्कीम्स लेके आ रहे हैं जो सरकार, वो सब तक पहुंच सके। लेकिन क्या सरकारें फायदे के लिए ला रही है? पॉपुलेशन का जिक्र किया था मुकेश जी आपने, आपको लगता है कि सभी पार्टियों को मिलकर पॉपुलेशन की ओर ध्यान देना चाहिए और तभी हम अच्छी नीतियां बना सकते हैं? इसमें जस्ट एग्जांपल, सपोज हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ है, हमारे पास हाउसेस 30 करोड़ हैं, अगर पॉपुलेशन हमारी कम होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास आ जाएगी, तो वही एलोकेशंस का फर्क रहता है। हमारी कुछ स्कीम ऐसी होनी चाहिए, किसी के साथ हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, लोगों का माइंड मेकअप करना है, लोगों को हमने समझाना है, या कुछ हमें बेनिफिट्स उनको इस प्रकार से देने हैं कि अगर आपके ट्विन्स बच्चे हैं, एक है तो आपको ये स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके ज्यादा हैं तो कम। कुछ ऐसी पॉलिसी नेशनल लेवल के ऊपर लड़कियां हैं उनके एजुकेशन के लिए काफी अच्छा बजट में मेरा कहने का मतलब भाव सिर्फ इतना है भी लोगों के माइंड में ये आए भी पॉपुलेशन अगर कम होगा तो हमारे देश के लिए बेनिफिट है, हमारे पर्सनल के लिए बेनिफिट है और हर कोई उसमें तरक्की कर सकता है। जी हरबंस जी, पॉपुलेशन कितनी बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के लिए नीतियां बनाने में? ये मेरे से बेहतर तो अर्थशास्त्री जो है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है उस पे बता सकते हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पे जो है मानवीय एंगल से इस बात को कहूँगा कि चीन ने कंट्रोल किया, वन चाइल्ड थ्योरी जो है उसने लागू की, जिसके 2 हो जाते थे उसको जो है सारी सुविधाएं जो है वो विड्रॉ हो जाती थी, बड़ी सख्ती से उन्होंने लागू किया। आज उनको वह नीति बदलनी पड़ रही है। आज वो दोबारा कह रहे हैं कि 2 करिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो आंकड़े नहीं है, उसका दिल भी है, भावनाएं हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं कि ये जो है मेरा वंश चलना चाहिए, मेरी फलानी चीज होनी चाहिए, ये ऐसी भावनाएं हैं जिनको आप जो है किसी लेबोरेटरी में रख के जो है ना वो कोई नाप तोल करके जो कोई चीज जो है वो उत्पादित नहीं कर सकते। यानी आपको लगता है कि ये अलग चुनौती है, इसका अलग उत्तर चाहिए हर समाज को। जो अगर 1980 की अगर आप थ्योरीज देखते हैं ना तो उसमें आया था डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। जब हमारे 5 ईयर प्लान में लोकतांत्रिक खुद ही कम हमारी 5 वर्षीय योजनाएं भी डेवलपमेंट विकास के आधार पर बननी शुरू हुई थी, लेकिन वो सिर्फ नॉमेनक्लेचर ही रह गया। एक्चुअली बड़ी बड़ी टर्म्स आती हैं हमारे पास लेकिन वो नॉमेनक्लेचर रह जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी होता नहीं है। राजेश जी, बतौर अर्थशास्त्री आपको लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश, वो भी भारत जैसा लोकतांत्रिक देश, वहां पर इस तरह की चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी और जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं उसी तरह से विकास करते रहेंगे? देखिए, जिस तरह से भारत की डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, हमें पता है कि अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग इकोनॉमिक ग्रुप हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप हैं, कल्चरल ग्रुप हैं, एथनिक ग्रुप हैं। इन सब ग्रुप्स में अलग अलग स्वरूप में है, किसी का कुछ ज़्यादा है, किसी की सोच अलग है। देन हमारी डेमोक्रेसी भी है, प्रजातंत्र है। हम अपने अगर
दो पार्टीज बैठी है, दोनों के चाहे वो नीतियां सेम हो लेकिन विचार भिन्न तरह से वो शो करते पोजीशन चेंज हो जाती है तो फिर बातें भी चेंज हो जाती है, नीतियां नेशन के बारे में तो ये सब चीजें देखते हुए लेकिन डायलॉग वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो मुकेश जी का भी अप्रीहेंशन है, हमारे सीनियर पत्रकार अर्जुन जी का, अर्थशास्त्री जी ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारी सरकार को इस पॉपुलेशन को लायबिलिटी सोचने के बजाय इसको एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डिबेट जब शुरू हुई थी तभी उसी वक्त मैंने कहा था, या उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हर हाथ को काम और हर हाथ अगर कौशल काम, बीए की डिग्री एमए की डिग्री मत करिएगा, तो अगर हर हाथ को हम काम देने की कोशिश करें, जो हमारे आज के बजट में पूरा का पूरा प्रावधान किया है, एफडीआई को मोर एंड मोर चीजें उसको काम मिलेगा। हर हाथ को काम कहाँ दिख रहा है? जितने भी आप देखिए, जितने भी आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, जितनी भी गांव की बातें कर रहे हैं, जो अब ये जैसे कि मनरेगा की इन्होंने, आप कहिए कहना चाह रहे हैं कि एक योजना ने मनरेगा की बनाई थी, हम मनरेगा के अगेंस्ट नहीं है, हम तो कह रहे हैं मनरेगा से असेट पैदा करिए, जो ये कांग्रेस ने असेट पैदा नहीं कर पाए। मैं विलेज में जाता रहा हूँ, वो सड़क नहीं बन पाई, वो ब्रिज नहीं बन पाए। मैं विलेज में जाता रहा हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि मनरेगा में हम पूछ रहे थे, हाँ भाई मनरेगा में क्या काम हुआ है, वो कहते जी ये सड़क पक्की करा दी सरपंच साहब के घर के आगे, ये ऐसे काम होते थे, या तालाब साफ करवा दिया, या गड्ढा साफ करवा दिया, या फिर जहाँ तालाब की जरूरत नहीं वहाँ तालाब बनवा दिए, मतलब बिल्कुल, कहीं तो बना भी नहीं, वैसे ही दे दिया। इसका मतलब ये हो गया नीतिगत भेद कोई नहीं था, अगर भेद था, मतभेद अगर था तो वो ये था कि इम्प्लीमेंटेशन। तो कुल मिला के जिन नीतियों की आलोचना मोदी ने भी की थी, भाजपा ने भी की थी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन असेट पैदा करिए। मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक्चुअली बोलना चाह रहा था यहाँ पे। गंगा जी की बात करने चले हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि इतने 1000 करोड़ रुपया दिया, अपार्ट फ्रॉम द फीलिंग, अब देखिए उसको यूटिलाइज कहाँ क्या क्या, इलाहाबाद से शिपिंग शुरू होगी, देखिए कितनी दूर की सोच चली। अगर आपने गंगा जी को साफ करना है, जो इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन सीवरेज बीच में आ रही है उनको पहले बंद कीजिए। मैंने उसको आगे यूज किया। अगर हम इंडस्ट्रीज का जो सीवरेज गंगा जी में आ रहा है, वो आप जितने मर्जी हम सफाई करेंगे घाट की, वो साफ हम स्किल बेस्ड सिर्फ इंडस्ट्री को, घाट के मॉडर्नाइजेशन, वाटरवे के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उन फैक्ट्रियों का क्या जो कि अपना गार्बेज सीवरेज पूरा उसमें डालते हैं। हम स्किल बेस की बात तो किया है इस बजट के अंदर कि हम स्किल बेस इंप्रूव करना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि स्किल के बाद क्या, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए डेट टू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पिछले 15-16 साल से क्या एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, इट इज ओनली कॉन्ट्रैक्ट। अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट किसी आदमी को मिल नहीं रही है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो लोकल बॉडी हो, हर एक आदमी कहता है कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो, इसको 1 लाख वाला काम 15,000-20,000 में करेगा आदमी, ही विल बी मोर डोसाइल, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा सिंसियर रहेगा और आपको रेगुलर आदमी से ज्यादा आउटपुट देगा। जितने में एक आदमी रखेंगे उतने में 4 आदमी मिल जाएंगे, वो काम करेंगे, वो दिहाड़ीदार हमने पैदा किया, उसको क्या हम इम्प्रूव कर रहे हैं? देखिए उसको हम क्या इम्प्रूव कर रहे हैं कि सरकार, देखिए सरकार का काम फैक्ट्रियां चलाना, सरकार का काम गवर्नेंस होता है जी, अच्छी नीति लाना है, ये काम करना तो मुकेश जी का काम है, राजेश जी का काम है, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट काम है, प्रमोट एम्प्लॉयबिलिटी इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक बार सरकार की जो बातें, एम्प्लॉयमेंट की जो बातें ये कर रहे हैं, जापान को देखिए, लेबर लॉ रिफॉर्म्स की भी बात इसलिए की जा रही है कि सर्विस सेक्टर में बूम तो आया है, लेकिन एक कैसा बूम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाने वाले लोग ज्यादा है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, यानी इसकी कीमत देखिए अगेन कि मानवीय मूल्य जो है, जो चुकाना पड़ा है, कि बच्चे जो है सुबह 7 बजे से लेके शाम के 8-9 बजे तक जो है वो काम करते हैं। अगले 5-10 साल के बाद उनकी मानसिकता कैसी बनी, हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम्स, किसी का सर्वाइकल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये हम एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना वो तो, और हम अब मांग रहे हैं और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये सरकार जो है ये उन लॉज में और तब्दीली करेगी ताकि जो एम्प्लॉयर है उसके हाथ और मजबूत हो, वह और अधिक अपनी आज एक काम और किया है, 15,000 से कम जिसकी सैलरी है उसका पीपीए, उसका सीपीएफ नहीं कटेगा। अब इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, उसकी सोशल सिक्योरिटी थी 15,000 रुपए में, अगर उसके 1,500 रुपए करते थे तो 1,500 रुपए जुड़ते कभी उसको जब रिटायर होता था 4-5-6 लाख रुपए उसको मिल जाता था, वो कहाँ जाएगा? मैं समझता हूं स्पेंड ऑल द मनी।
कहाँ जाएगा? लेकिन एक तो उसका यहाँ सैलरी पर कम है, जो दूसरा उसको जब रिटायरमेंट होना है या उसकी एज बढ़नी है, उस समय उसके पास इनकमिंग कुछ नहीं, दोनों तरफ से नहीं। संभवतः सोशल सिक्योरिटी सबसे बड़ी कैजुअलिटी है इस बजट की, कि इस पे जो है बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। परेशानी ये है और एक जो यंग पीपल को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, एक जो चुनौती थी, वो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा कि वो बीए करके सिर्फ वो बीपीओ में जाना चाहता है और उसको 2 वर्ड इंग्लिश। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जैसे सरकार जोर दे रही है कि उसको स्किल एम्प्लॉयमेंट दीजिए, उसको कारपेंटर बनाइए, उसको लोहार बनाइए, उसको इलेक्ट्रीशियन बनाइए, और उसके लिए अलग से प्रावधान हम लोगों ने किया हुआ। यानी आपका कहना है कि रोजगार मिलेंगे, उसकी बुनियाद रख दी गई है। बुनियाद रख, बिल्कुल जी, जी। यहाँ फिर वो हम दो तरह के इंडियंस की बात कर रहे हैं। एक तो वो जो इंटेलेक्चुअल टाइप के इंडियन है जो अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, इंग्लिश सिखाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, बीपीओ में भेजेंगे, कहीं भी भेजेंगे, टेक्निकल कंपनी में भेजेंगे। दूसरा आम इंडिया, उसको हम लोहार बनाना चाहते हैं, उसको हम आयरन स्मिथ बनाना चाहते हैं, उसको हम कह रहे हैं एक जो है एक शाइनिंग इंडिया रहेगा, एक स्मार्ट सिटीज रहेंगी और दूसरा गवार ही रहेगा। वो हेल्पिंग, जो अंग्रेजों की नीति भी तो यही थी। अंग्रेजों की नीति थी कि अपने हेल्पर प्रोड्यूस करो। एजुकेशन सेक्टर है वो बेस से शुरू होना चाहिए, जब तक वो बेस से शुरू नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं। एक्चुअली वही है कि आदमी का ये नहीं कि आप हर कोई बच्चा अमेरिका भेज करके वो आइंस्टाइन बन के आया, नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। मेरे गांव के लड़के भी आईएएस बने, बिल्कुल। मेरे गांव में जिनके पिताजी जूती तक गांठते रहे वो आईएएस बने, चीफ कमिश्नर। मैं भी एक गांव से आया और मुझे पट्टीदार पजामा पहन के आज मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन के बैठा हूं। इसका मतलब पुरानी व्यवस्था में कोई बहुत अधिक दोष नहीं था। नहीं, मैं तभी तो आप मैं उस बात व्यवस्था की बात नहीं कर रहा। मैं ये दो शाइनिंग इंडिया जो आप कहना चाह रहे हैं और एक गरीब इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ। जो देखिए, हर एक की कैपेबिलिटी एक नहीं होती, हर एक कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, हर एक कोई पत्रकार नहीं बन पाए। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए का पहला आम बजट हमारी मरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा, लेकिन इस बजट में अब भी कृषि और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर्स, खासकर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स पर भी खास ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि देश में बढ़ती खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए कृषि जगत पर फोकस की बातें होती रही हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।